हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं शासन प्रणालियों के प्रकार के बारे में। अलग अलग आधारों पे शासन प्रणालियों को जो है कई प्रकारों में बांटा गया है। तो आइए जो है हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से आधार हैं और इस आधार पे किन किन प्रकारों में शासन प्रणालियों को बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है शासन समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर इस आधार पे जो है शासन प्रणालियां बाबू तीन प्रकार की होती है। राजतंत्र, जिसको इंग्लिश में मोनार्की कहते हैं, तथा इसी में तानाशाही। बात करेंगे इसकी भी, क्या है ये राजतंत्र, क्या है तानाशाही, क्या है। इसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है इंग्लिश में। दूसरा है अल्पतंत्र या गूट तंत्र। ओलिगार्की। तीसरा है लोकतंत्र या जनतंत्र, डेमोक्रेसी। तो शासन समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर जो है शासन प्रणालियां तीन प्रकार की होती है। राजतंत्र तथा तानाशाही, अल्पतंत्र या गूट तंत्र, और तीसरा जो है वो लोकतंत्र है। दूसरा आधार है शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर इस आधार पे जो है शासन प्रणालियां निम्नलिखित चार प्रकार की होती है। धर्मतंत्र एक होता है, इंग्लिश में इसको थियोक्रेसी कहते हैं। राजतंत्र ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, मोनार्की। कुलीन तंत्र या इसी को अभिजन तंत्र भी कहते हैं। कुलीन तंत्र या अभिजन तंत्र। अरिस्टोक्रेसी, और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ठीक है, ये शासन की वैधता के स्रोत के आधार पे है। तीसरा आधार जो है शासन प्रणालियों के संविधान सम्मत होने के आधार पर इस आधार पे दो प्रकार का होता है। एक हो जाएगा संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और दूसरा हो जाएगा गैर संविधानवाद, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो शासन प्रणालियों के संविधान सम्मत होने के आधार पे जो है ये दो प्रकार के दिखाई देते हैं। अगला जो है आधार है
शासन प्रणाली के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर इस आधार पे जो है शासन प्रणालियां, देखिएगा क्या क्या होती है। भीड़ तंत्र, मोबोक्रेसी, औसत तंत्र, इंग्लिश में इसको मेडियोक्रेसी कहते हैं। फिर जो है धन तंत्र, प्लूटोक्रेसी, निरंकुश तंत्र, इसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। गूढ़तंत्र या योग्यता तंत्र, गूढ़तंत्र या योग्यता तंत्र, इंग्लिश इसका मेरिटोक्रेसी होगा। और इसका अंतिम जो प्रकार है शासन प्रणालियों के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पे, वो है वृद्ध तंत्र। वृद्ध तंत्र, जेरेंटोक्रेसी। क्या है? जेरेंटोक्रेसी है। ठीक है। उसके बाद पांचवा जो आधार होगा, केंद्र तथा प्रांत में शासन सत्ता के विभाजन, शासन सत्ता के विभाजन एवं संबंध के आधार पर कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक तो होता है परिसंघात्मक प्रणाली, परिसंघात्मक प्रणाली, इंग्लिश में इसको कहेंगे कन्फेडरल सिस्टम। दूसरा होगा संघात्मक प्रणाली, इसको कहेंगे फेडरल सिस्टम। और तीसरा एकात्मक प्रणाली, इसको कहेंगे यूनिटरी सिस्टम। क्या कहेंगे? यूनिटरी सिस्टम। तो ये केंद्र तथा प्रांत में शासन सत्ता के विभाजन और केंद्र तथा प्रांत के संबंधों के आधार पे जो है ये तीन प्रकार का होता है, परिसंघात्मक प्रणाली, संघात्मक प्रणाली और एकात्मक प्रणाली। ठीक है। उसके बाद एक और आधार है, आई होप कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। एक और आधार है कार्यपालिका तथा विधायिका की, कार्यपालिका तथा विधायिका के संबंधों के आधार पर, कार्यपालिका तथा विधायिका के संबंधों के आधार पर, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वहाँ जगह की कमी है, ये जो है इसका यहाँ हम प्रकार करें। कौन कौन सा होता है? तो एक तो होता है जिसको कहते हैं संसदीय प्रणाली, इंग्लिश में इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और दूसरा है अध्यक्षीय प्रणाली, प्रेसिडेंशियल
प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, इस प्रकार से ये तमाम तरह के आधार हैं। इन आधार पे जो है अलग अलग प्रकारों में शासन प्रणालियों को बांटा गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसको जो है हम लोग एक एक करके डील करेंगे कि होता कौन क्या है। ठीक है, पहला जो है उस आधार पे कौन कौन से शासन प्रणालियों के प्रकार हैं, राजतंत्र तथा तानाशाही, अल्पतंत्र या गूढ़तंत्र और लोकतंत्र। तो क्या है राजतंत्र, आइए देखते हैं। राजतंत्र तथा तानाशाही है ना, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। ठीक है, जब शासन की संपूर्ण शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो तो ऐसे शासन व्यवस्था को राजतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? राजतंत्र। एक ही व्यक्ति होता है जो राजा होता है या शासक होता है और उसी के हाथों में जो है शासन की संपूर्ण शक्तियां निहित होती है, तो क्या कहलाएगा? राजतंत्र कहलाएगा। यह जो राजतंत्र है ना, याद रखिएगा कि कभी कभी शासक स्वेच्छाचारी अथवा निरंकुश हो। यहां शासक में मुख्य रूप से ध्यान रखना है सेनापति, है ना। तो शासक स्वेच्छाचारी अथवा निरंकुश हो जाता है और वर्तमान नियमों की अनदेखी कर डंडे के बल पर शासन करता है। तो ऐसे शासन व्यवस्था को तानाशाही या इसका दूसरा नाम है अधिनायकवादी कहते हैं। यानी तानाशाही शासन व्यवस्था क्या है? तो वह शासन प्रणाली जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति जो होती है एक व्यक्ति के हाथों में निहित हो जाए, विशेषकर से जो सेनाधिकारी है वो, और जो है वह वर्तमान नियमों को अनदेखा करते हुए डंडे के बल पे शासन करे, तो उसको जो है तानाशाही कहते हैं। सिर्फ जो है उन नियमों के तहत काम कर रहा है और एक व्यक्ति के हाथ में शासन है, तो वो तो राजतंत्र है। लेकिन जो है वो अपनी इच्छा अनुसार करने लगे, निरंकुश हो जाए, निरंकुशता उसके अंदर आ जाए, तो फिर जो है ये अधिनायकवादी हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगा व्यवस्था। अगला है, ये हो गया अल्पतंत्र। अल्पतंत्र कहिए या गूढ़तंत्र कहिए, है ना। क्या है? जब शासन एक छोटे से
समूह के हाथों में केंद्रित होता है। सवाल खड़ा होता है कि ये छोटे से समूह कौन होते हैं? ये छोटे से समूह वही जो है अभिजात वर्ग के लोग, धनाढ्य लोग होते हैं, धनवान। उन्हीं के हाथों में जो है शासन जब केंद्रित होता है तो ऐसे शासन को अल्पतंत्र या गूढ़तंत्र कहते हैं। लोकतंत्र के विपरीत होता है बाबू, है ना। लोकतंत्र में क्या होता है? पूरा शासन जो है जनता के हाथों में निहित होती, पूरी जनता के हाथों में निहित होती है। लेकिन गूढ़तंत्र में जो है, जो एक छोटे से समूह के हाथों में, जो धनवान अभिजात वर्ग है, उन्हीं के हाथों में शासन जो है निहित होती है। ठीक है। लोकतंत्र क्या है? अगला जो है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। वैसे लोकतंत्र के बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स में बात करने वाले हैं, यहां रख देते हैं। जब शासन संपूर्ण जनता के हाथों में हो तो ऐसे शासन व्यवस्था को लोकतंत्र या जनतंत्र या प्रजातंत्र या लोकशाही कहते हैं, है ना। यानी शासन जो है संपूर्ण जनता के हाथों में केंद्रित हो तो ऐसे शासन व्यवस्था को क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहते हैं। इसी को प्रजातंत्र या जनतंत्र या लोकशाही के नाम से भी जाना जाता है। डेमोक्रेसी इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करते रहेंगे। अगला जो आधार है उस आधार पे अब हम बात करेंगे। दूसरा जो आधार है उस आधार पे शासन प्रणाली 4 प्रकार के होते हैं। दूसरा आधार क्या है? शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर। तो 4 कौन कौन से हैं? पहला है धर्मतंत्र। कौन है? धर्मतंत्र। पहले इसको लिखते हैं फिर दूसरा जानेंगे। धर्मतंत्र। तो धर्मतंत्र किसे कहते हैं? जब किसी शासन व्यवस्था जो है या जब किसी देश की शासन व्यवस्था धार्मिक ग्रंथ पर टिकी हुई हो, यानी वह शासन व्यवस्था जहाँ का शासन धर्म की किताब के आधार पर चल रहा हो, उसको धर्मतंत्र कहेंगे। ठीक है, लिखेंगे वह शासन व्यवस्था जो धर्म की किताब पर यानी धार्मिक ग्रंथ पर आधारित हो, धर्मतंत्र कहलाती है। यहां पे ध्यान रखिएगा, सरकार की जो वैधता है, सरकार की वैधता किस पर निहित होती है? तो धार्मिक ग्रंथ पर, धार्मिक ग्रंथ पर टिकी होती है, टिकी होती है। तो जैसे कहाँ कहाँ है धर्मतंत्र? आपको जो है सऊदी अरब, वेटिकन सिटी, फिर जो है ईरान, यहाँ क्या है? धर्मतंत्र है। धर्म की किताब पर आधारित वहाँ की शासन व्यवस्था होती है, तो धर्मतंत्र कहते हैं। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा है राजतंत्र, जिसका हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं
कि राजतंत्र किसे कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि राजतंत्र में जो शासन का स्रोत है ना, वो तो या तो शासक की शारीरिक क्षमता होती है या सेना होता है। जब तक जो है उसको कोई छीन न ले, उसके हाथों से जो है शासन व्यवस्था नहीं निकलती, ये ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा इसमें तो राजतंत्र का हम डिस्कशन कर चुके हैं, धर्मतंत्र हो ही गया। तीसरा है कुलीन तंत्र या इसी को अभिजन तंत्र कहते हैं। अभिजन तंत्र क्या है लिखेंगे, वह शासन प्रणाली जिसमें किसी राज्य की सत्ता उच्च कुल के लोग अपने हाथों में सीमित रखते हैं, है ना, कुलीन तंत्र कहलाता है। जो उच्च कुल के लोग हैं वो शासन को जो है, शासन राज्य की जो सत्ता है या शासन व्यवस्था को अपने हाथों में सीमित रखते हैं, वो अपने हाथों में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कुलीन तंत्र कहलाता है। प्राचीन यूनान में इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। तो कुलीन तंत्र या अभिजन तंत्र। और चौथा इसमें क्या था, चौथा इसमें था लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र में जो है, जो शासन का वास्तविक स्रोत कौन होती है, जनता होती है। जनता के हाथों में सब कुछ निहित होता है। जनता जिसको चाहती है जो उसको अपना प्रतिनिधि चुनने का काम करती है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है अगला जो आधार है 3 नंबर, वो है शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार पर। कौन कौन सा इसमें था, संविधानवादी प्रणाली, याद रखिएगा। शुरू में मैंने शायद संविधानवाद सिर्फ लिख दिया था, तो आप उसको संविधानवादी और गैर संविधानवादी बना दीजिएगा ऐसे। तो संविधानवादी प्रणाली, इसमें सीधा सा निहित है कि वह शासन व्यवस्था जो है, जो निश्चित नियमों और कानूनों के तहत चल रही हो, यानी संविधान के आधार पर चल रही हो, तो संविधानवादी कहलाएगा वहाँ पे, है ना। तो संविधानवादी में देखेंगे इस व्यवस्था के अनुसार समस्त शासन नियमों एवं कानूनों के एक समुच्चय उस समुच्चय को क्या कहते हैं, संविधान। इस व्यवस्था के अनुसार समस्त शासन नियमों एवं कानूनों के एक समुच्चय के माध्यम से चलाया जाता है, या वह शासन व्यवस्था जो है संविधान के आधार पर चल रहा हो, संविधान सम्मत हो, तो उसको जो है संविधानवादी कहा जाएगा। तो चलाया जाता है, संविधान के माध्यम से चलाया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, व्यक्ति का या किसी संस्था का महत्व नहीं होता है, सबसे ऊपर संविधान होता है। संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त होती है और विधि के अनुसार शासन चलता है, तो इसको विधि का शासन भी कहते हैं।
विधि का शासन। संविधान में जो विधियां हैं वही सबसे ऊपर होती है, तो विधि का शासन चलता है। गैर संविधानवादी व्यवस्था क्या है, तो वह शासन प्रणाली जिसमें जो है शासन का कार्य संविधान के इतर हो, संविधान के अनुसार ना हो रहा हो, संविधान से अलग हो रहा हो, तो उसको गैर संविधानवादी शासन कहेंगे। उसको आप लिख लेंगे। अब गैर संविधानवादी जो शासन व्यवस्था है, इसमें अगला इसका है गैर वो आप लिख लीजिएगा, मैं उदाहरण बता देता हूं इसमें क्या क्या आ जाएगा। जैसे राजतंत्र है, राजतंत्र या जो है सैनिक शासन, ये सभी गैर संविधानवादी के उदाहरण ही हैं। या तानाशाही, ये सभी व्यवस्थाएं जो है गैर संविधानवादी में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। शासन प्रणाली के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर कौन कौन से शासन प्रणाली के प्रकार हैं। पहला जो है भीड़ तंत्र। क्या होगा, ऐसा तंत्र जिसमें भीड़ का शासन हो, जिसमें भीड़ का शासन हो, भीड़ तंत्र कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, इसीलिए जो है भीड़ जो है गैर कानूनी कार्य करने में इतराते भी नहीं है, और ये किसी को न्यायिक तरीके से जो है कानून सम्मत किसी को न्याय देना या किसी पे मुकदमा दर्ज कराना पसंद नहीं करते हैं, सीधे ऑन द स्पॉट फैसला सुनाना पसंद करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग मॉब लिंचिंग का हिस्सा भी बनते हैं। या तो उनको अधमरा करके छोड़ दिया जाता है या पूरा मार दिया जाता है। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरे की बात है, समाज के लिए खतरे की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भावनाएं सिर्फ देखी जाती है ना। तो जिसमें भीड़ का शासन हो उसको क्या कहेंगे, भीड़ तंत्र कहेंगे। अगला औसत तंत्र। कौन सा, औसत तंत्र। ऐसा तंत्र जिसमें सत्ता समझदार लोगों के हाथों में नहीं बल्कि औसत दर्जे के उन लोगों के हाथों में होती है जो वाक्पटुता द्वारा जनता को प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं। सफल हो जाते हैं तो क्या कहलाता है जी, तो उसको कहते हैं औसत तंत्र, है ना। अच्छे अच्छे वायदे किए जाते हैं, भले उसको पूरा किया जाए या नहीं किया जाए। तो यहाँ पे जितनी अच्छी बातें फेंक दी जाए जनता के बीच, जैसे जैसे वाक्पटुता के द्वारा, अपने बातों के द्वारा जनता को अपनी तरफ मोहित कर लेना और शासक बन बैठना, जो है उनका प्रतिनिधि बन बैठना,
औसत तंत्र के अंतर्गत आएगा। इसमें जो है समझदार लोग यदि हैं और उनके अंदर वाक्पटुता नहीं है, फिर उनके हाथों में शासन आने वाला नहीं है। फिर निरंकुश तंत्र, वह शासन व्यवस्था जिसमें समस्त अधिकार ऐसे व्यक्ति के हाथों में हो जिस पर कोई अंकुश न हो, निरंकुश तंत्र कहलाता है। जो राजतंत्र है या जो तानाशाही व्यवस्था है वो निरंकुश तंत्र की तरफ ही उन्मुख होने की उसकी संभावना ज़्यादा होती है। कभी कभी लोकतंत्र में भी ऐसा पाया गया है कि वहाँ निरंकुशता दिखाई दी है। ठीक है, अगला जो तंत्र है वो है धन तंत्र। वह व्यवस्था जिसमें शासक वर्ग में सिर्फ धनी लोग शामिल हों, धन तंत्र कहलाता है। तो जिसमें जो है शासक वर्ग में सिर्फ धनी लोग शामिल हो, धन तंत्र कहलाएगा। आज भी देखा जाता है लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं तो ज़्यादातर चांसेज उन्हीं के बनते हैं जीतने के जिनके पास धन अधिक होता है। या प्रारंभ में जो है ऐसा देखा गया कि जो लोग धनी थे उन्हीं को जो है वोट देने का अधिकार दिया गया लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी। तो वो सभी क्या था, धन तंत्र था। और आज भी कहीं ऐसा है कि धन के प्रभाव से जो है कोई व्यक्ति सत्ता पर आसीन हो जाता है तो फिर वो लोकतांत्रिक व्यवस्था कहने के लिए क्यों ना हो, वो लोकतांत्रिक नहीं होगा, धन तंत्र होगा, वहाँ लोकतंत्र नहीं होगा। समझ, ये ध्यान रखिएगा। शासक वर्ग में सिर्फ धनी लोग शामिल हो जाए तो क्या कहलाएगा, धन तंत्र कहलाएगा। ठीक है, अगला इसका है जिसको कहते हैं गुण तंत्र, या इसका दूसरा नाम है योग्यता तंत्र। गुण तंत्र कहिए या योग्यता तंत्र कहिए। वह व्यवस्था जिसमें समस्त व्यक्तियों को उनके योग्यता के अनुसार शक्ति या दायित्व वितरित किए जाते हैं। गुणतंत्र या योग्यता तंत्र कहलाता है। उनकी योग्यता या उनके शक्ति के आधार पर जो है ना, शक्ति या दायित्व, उनकी योग्यता के अनुसार जो है शक्ति या दायित्व को वितरित किया जाए तो उसको क्या कहेंगे, गुणतंत्र या योग्यता तंत्र इसको कहा जाता है। क्लियर है। उसके बाद से जो है वृद्ध तंत्र इसमें है। वृद्ध तंत्र ये क्या है, वह व्यवस्था जिसमें शासन के सर्वोच्च
पदों पर सिर्फ वृद्ध लोगों को या वृद्ध व्यक्तियों को आसीन होने का मौका मिलता है, वृद्ध तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वृद्ध तंत्र कहलाता है। शासन के सर्वोच्च पदों पर सिर्फ वृद्ध व्यक्तियों को जो है आसीन होने का मौका मिलता है। यहाँ जो है उम्र के हिसाब से परिपक्वता को निर्धारित किया जाता है, तो क्या कहलाएगा? वो वृद्ध तंत्र कहलाएगा। क्लियर है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जो है आगे हम बात करते हैं। इसके बाद जो है अगला हम लोग देखते हैं केंद्र तथा प्रांतों में शासन सत्ता के विभाजन एवं संबंधों के आधार पर केंद्र और प्रांत के आधार पर शासन प्रणालियाँ कितनी प्रकार की होती है? मैंने बताया परिसंघात्मक प्रणाली, कन्फेडरल सिस्टम। तो क्या है ये देखिएगा। सबसे पहले परिसंघ का मतलब क्या हुआ? परिसंघ जिसको जो है इंग्लिश में कहते हैं कन्फेडरेशन, का अर्थ होता है वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें केंद्र का न तो महत्व होता है और न ही स्वतंत्र अस्तित्व। ये जो है परिसंघ का मीनिंग होता है, कन्फेडरेशन का मीनिंग होता है। तो ये होती क्या है प्रणाली? ये क्या प्रणाली होती है? इसको लिखते हैं, वह शासन व्यवस्था जिसमें कई छोटे छोटे राज्य या प्रांत मिलकर समझौता कर लेते हैं है कि कुछ विषयों जैसे कौन कौन से विषय? विदेश नीति है ना, उसके बाद से बाह्य सुरक्षा, संचार आदि का प्रशासन वे मिलकर करेंगे और इसके लिए केंद्रीय शासन की व्यवस्था बनाई जाती है।
परिसंघात्मक प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है? परिसंघात्मक प्रणाली कहलाती है। कन्फेडरल सिस्टम इसको बोलते हैं। तो परिसंघात्मक प्रणाली में जो भी प्रांत या राज्य सम्मिलित हो रहे हैं वे जब चाहे तब अलग हो सकते हैं, और यहाँ पे केंद्र का जो है कोई महत्व नहीं होता है, केंद्र का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जो परिसंघ होता है, जो केंद्र होता है, वो विनाश उसका हो सकता है, विनाशी होता है, लेकिन प्रांत विनाशी नहीं होते हैं। तो इसको जो है अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहते हैं। डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स इसको कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद से संघात्मक है प्रणाली, और संघात्मक के बाद से एकात्मक प्रणाली है। तो संघात्मक प्रणाली क्या है? वह शासन व्यवस्था जिसमें कई छोटे छोटे प्रांत जो है, राज्य मिलकर एक समझौता करते हैं और उस समझौते पर आधारित जो एक संघ का निर्माण करते हैं, और एक सम्मिलित संघ सरकार के आधिपत्य को भी वे लोग स्वीकार करते हैं, उसको संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। इसमें शक्तियां जो है केंद्र और प्रांत दोनों में बटी होती है। तो संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र मजबूत होता है, केंद्र यानी जो भी प्रांत उसमें सम्मिलित होते हैं, ऐसा नहीं है कि वे अलग हो जाएं, और प्रांतों का भी अपना महत्व होता है। तो इसको कहते हैं अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। याद रखिएगा, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ठीक है, इसको कहेंगे। और एकात्मक शासन, एकात्मक प्रणाली में क्या होता है? इसमें जो है सारी शक्तियां केंद्र के हाथों में ही निहित होती है, वही सब कुछ होता है। ठीक है। तो वैसे इसके बारे में डिटेल्स में मैंने जो एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसमें संघात्मक प्रणाली, एकात्मक प्रणाली क्या है, फिर जो है तमाम तरह के विद्वानों के द्वारा क्या परिभाषाएं दी गई हैं, गार्नर महोदय ने क्या कहा, डाइसी महोदय ने क्या कहा, और इसके क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके गुण हैं, क्या दोष है, तमाम तरह की बातों की चर्चा की गई है। तो वहां से जरूर इसको रिकवर कर लेंगे आप, है ना। ये बहुत कम की चीजें नहीं है, बहुत बृहद में इसकी चर्चा होनी है। इसके बाद अगला जो आधार है उसकी बात करेंगे, जो अंतिम आधार होगा, कार्यपालिका तथा विधायिका। कार्यपालिका तथा विधायिका के संबंधों के आधार पर, संबंधों के आधार पर जो है शासन प्रणालियां दो प्रकार की होती है। एक है संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम इसको बोलते हैं। क्या होगा? लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक शक्ति
विधायिका से प्राप्त करती है, विधायिका से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय प्रणाली कहलाती है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका है, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम विधेयक बनाना है, विधि बनाना है। कार्यपालिका का काम है उसको जो है लागू करना, और न्यायपालिका का काम है न्याय देना। ठीक है। तो जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, यहाँ पे राष्ट्रपति जो है नाम मात्र के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। उनका चुनाव विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, और जो कार्यपालिका है वो अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करती है, तो विधायिका से ही प्राप्त करती है ना। उसका प्रमुख जो है विधानमंडल के द्वारा ही चुने जाते हैं, और ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसमें? संसदीय प्रणाली में। वैसे संसदीय प्रणाली और जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है, इसके बारे में डिटेल्स में एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं बात करूंगा, और क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, तमाम तरह के चीज़ों को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ आप शॉर्टली इसको जानेंगे। ठीक है। उसके बाद से जो है अध्यक्षात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है भाई? तो कहेंगे वह गणतांत्रिक जिसमें कार्यपालिका वैधानिक रूप से विधायिका से अलग होती है। राज्य प्रमुख, जो सरकार प्रमुख हैं, और राष्ट्र प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है है ना। अध्यक्षात्मक प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है? अध्यक्षात्मक प्रणाली कहलाती है। यहाँ पे विधानमंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है, और इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति को नाम मात्र की शक्तियां नहीं मिली हुई रहती है, राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां मिली हुई रहती है। और वही जो है सरकार प्रमुख भी होता है, और वही व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं। इसकी भी क्या विशेषताएं हैं और क्या इसके दोष हैं, तमाम तरह के मुद्दों को लेकर भी बात करना है हम लोगों को। अभी वर्तमान में आप इतना ही जाने। संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में सेपरेट वीडियो में डिटेल्स में बात किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।